राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि सभी को विदित है या सभी को पता है कि नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो गई है। यहाँ अगर इसे नव वर्ष के स्थान पर अगर नव संवत्सर कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो आज का हमारा विषय है वह विषय है नव संवत्सर, जो अभी शुरू हुआ है 2081। वैसे तो इसका जो संवत्सर का नाम है वो काल है, लेकिन जो हम संकल्प करेंगे, संकल्प आदि में इसका जो यूज़ करना है हमें वो पिंगल नाम से करना है। पिंगल नाम संवत्सर। अभी आपने देखा कि चैत्र तो 15 दिन बीत गया और उसके बाद में ये हमारे नवरात्रे शुरू हो गए और नवरात्रों के बीच में ये संवत्सर आया है, यानी कि नववर्ष आया, जिसे हम लोग नववर्ष कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो हम बता दें कि जो संवत्सर होता है वो हमेशा शुक्ल पक्ष से शुरुआत होती है। इसकी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरुआत होती है और जो मास होता है उसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इसी के बारे में एक और थोड़े से क्लियर कर देते हैं हम कि जो मास हैं वो दो तरीके के हैं। अमांत, जो अमावस्या से शुरू होते हैं और अमावस्या पर ही जाकर के ख़त्म होते हैं। पूर्णिमांत, जो पूर्णिमा पर शुरू होते हैं, पूर्णिमा पर ही ख़त्म होते हैं। कुछ स्थानों पर जो पूर्णिमा से शुरू होने वाले मास की गणना की जाती है, जबकि लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर अमांत यानी कि अमावस्या से शुरू होने वाले जो पांचांग हैं या कैलेंडर है वो प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारा संवत्सर है यानी कि जो विक्रम संवत है हमारा, वो क्या है? कहते हैं कि विक्रमादित्य ने अपने जन्म के समय इसकी शुरुआत की थी, तो तब से इसकी जो गणना है वो लगातार चली आ रही है। और विक्रम संवत हम कैसे निकालें? निकालने का सिंपल सा तरीका है एक, बिल्कुल, कि जो भी हमारा सन चल रहा है उसमें 57 यानी 57 को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 2024 प्लस 57 कितना आ गया? 2081। जो हमारा संवत्सर चला है, अब जो हमारा संवत्सर चला है या विक्रम संवत चला है वो 2081 है। इस तरीके से आपकी पहली गणना हो गई। अब इसके अलग अलग नाम हैं। इसे हम लोग पांचांग भी कहते हैं। पांचांग क्यों कहते हैं? अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ पांचांग इसे क्यों कहते हैं। इसमें 5 अंग हैं। किसी भी जो आजकल हमारे जो कैलेंडर चल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके के जो कैलेंडर चल रहे हैं, इसमें यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ ये जो गणनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये छोटी छोटी लिखी हुई हैं। इसमें 5 अंग है हमारे पास में। और कौन कौन से, चलो इसे क्लियर कर देते हैं। तो जो एक अच्छा पांचांग होता है, बहुत सारी जानकारियाँ देता है हमें। और यहाँ तक कि जो पांचांग में जो गणना करने वाले हैं, जो पांचांग लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से गणना करके देते हैं। एक एक सेकंड की उसमें गणना होती है, बल्कि सेकंड से भी छोटे हिस्से की। अब बाकी की जानकारी हम जो समय है किस तरीके छोटे हिस्से से शुरू होता है और आगे तक कैसे पहुंचता है, उसकी जानकारी हम आगे के एपिसोड में देंगे, यानी कि आगे के जो हम बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उसमें देंगे। लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं आपको पांचांग के बारे में बता रहे हैं। पांचांग यानी कि एक कैलेंडर के जो 5 अंग हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है तिथि। तिथि क्या होती है हमारे पास में? तिथि होती है, ये चंद्रमा का एक हिस्सा है हमारे पास में। जो चंद्रमा जो पूरा एक चक्कर लगाता है वो 28 पॉइंट कुछ दिन में लगाता है। तो चंद्रमा जो है उसके घूमने के गणना से चंद्रमा की जो गति है उसके आधार पर तिथि का निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाता है? कि इसे 28 दिन में, यानी कि 28 दिन का एक चक्र पूरा हो जाता है इसका, इसलिए 28 दिन या 29 दिन का एक मास माना जाता है। जबकि हमारा नॉर्मल जो दिन हम जो लेकर के चलते हैं वो सौर कैलेंडर से चलता है। अब कैलेंडर 2 तरीके के हो गए हमारे पास में। आपने जो कैलेंडर देखे होंगे वो 2 तरीके से काम करते हैं। एक सौर कैलेंडर कहलाता है, दूसरा कहलाता है हमारे पास में चंद्र कैलेंडर। जो चंद्र कैलेंडर से चलता है वो हमारा है विक्रमी संवत। जो विक्रमी संवत जो है वो चंद्र कैलेंडर के आधार पर चलता है। और जो शक संवत है, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत के नाम से, वो चलता है हमारा सौर के आधार पर। तो सौर और चंद्र दोनों का कॉम्बिनेशन करके उसको बनाया गया है। तो हमारे पास में
दो प्रकार के कैलेंडर हो गए, एक सौर कैलेंडर हो गया, एक हो गया हमारे पास में चंद्र कैलेंडर। चंद्र कैलेंडर में जो तिथियां होती हैं चंद्रमा की गति के आधार पर होती है। पंचांग में 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। जो तिथियां हैं वो 27 और 28 और कभी कभी 29 मानी गई हैं। तो उनके आधार पर, यानी जो चंद्रमा की गति है उसके आधार पर इन तिथियों की गणना की जाती है। यानी कि अमावस्या से एक अमावस्या तक हम जो गणना करेंगे, यानी कि जो हमने पहले बताया कि अमांत मास या पूर्णिमा से पूर्णिमा तक गणना करेंगे, जो कुछ ही स्थानों पर होती है वो पूर्णिमांत मास। तो इस तरीके से हम लोग 2 तरीके के मासों की गणना करते हैं, लेकिन हमारा जो संवत्सर है, विक्रम संवत है, उसमें केवल जो चंद्रमास है उसके आधार पर गणना होती है। और जो हमारा नव संवत्सर शुरू हुआ है, जो हम आज जिसकी हम वर्णन कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी तिथि को, यानी कि आज ही के दिन से पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। पहली बात तो ये, और आज ही से समय की, यानी कि काल की गणना शुरू होती है। दूसरी बात ये, और इसी कारण जो हमारा संवत्सर है वो हमेशा कृष्ण पक्ष के स्थान पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मानी जाती है। जो चंद्रवर्ष है हमारे, उसमें चंद्रमा के आधार, गति के आधार पर है, और जो हमारा जो विक्रमी संवत है वो इसी पर चलता है। लेकिन मास जो होता है, चंद्रमास की जो शुरुआत होती है वो हमेशा किससे होती है? अमावस्या से मानी जाती है। कुछ स्थानों पर अपवाद के रूप में पूर्णिमा से भी मानी जाती है। लेकिन जो संवत्सर है उसकी शुरुआत होती चंद्रमा के गणना के आधार पर है, लेकिन उसकी कृष्ण पक्ष के स्थान पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मानी जाती है। तो आज ही से हमारा इस समय की गणना शुरू हुई है। लोग एक पंचांग बना लेते हैं, लोग एक पत्रिका बना लेते हैं और उसी के आधार पर काल गणना करते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं। अगर आप बहुत सारे पत्रे यानी कि मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो अगर आप बाज़ार में ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी आपको, बहुत सारे नाम से, राजधानी है, दिवाकर, ऐसे बहुत सारे पंचांग मिल जाएंगे आपको। थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी उसके अंदर दी हुई होती है। अगर आप उन्हें लेकर के आते हैं तो आपको बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। और कहते हैं कि जो हमारे एक अच्छे, यानी तरक्की के लिए आपको एक अच्छे पंचांग की ज़रूरत होती है, जो आपको कदम कदम पर अच्छी भविष्यवाणी बताता रहता है। तो मुझे आशा है कि अगली बार आप एक पंचांग जरूर खरीदेंगे, नहीं तो अभी खरीद लेंगे और वो अगली 1 साल तक चलेगा। अगले चैत्र के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से 1 दिन पहले तक, यानी कि जो हमारी अमावस्या है वहाँ तक चलेगा। तो इस तरीके से जो 2082 आएगा उसका अगली बार हमारा पंचांग मिलेगा हमें, तो हम इसे खरीदें। और अगर हम उसे देखते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और हमें जो अपना जो धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ऐसी जानकारी, ऐसी भविष्यवाणियाँ कि आप चौंक जाएंगे उन्हें पढ़ करके। आपको वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको घर बनाना है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गणना करके उसे बनाया जाता है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप मेला पक कर सकते हैं। मेला पक का मतलब विवाह आदि भी उसी से मिलान कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है। आपको थोड़ी सी भी अगर नॉलेज है तो आप जन्म पत्रिका भी उसी से निर्माण कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है वो, कि अगर आप अगर किसी विशेष संवत्सर में, मान लिया कि 2081 में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, उनके आप जन्म पत्री उसे देख करके आसानी से बना सकते हैं। जन्म पत्री कैसे बनाएंगे इसका विषय अलग रहेगा। अभी हम जो वर्णन कर रहे हैं आपको, वो संवत्सर का वर्णन कर रहे थे। अभी हमने पहला बताया तिथि, दूसरा होता है वार 7 होते हैं, जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। और दिसंबर के बाद में 31 दिसंबर को खूब धूमधाम से मनाते हैं और अपने को भूल जाते हैं, जबकि हमारे की शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इसकी शुरुआत करने का तरीका है वो मैं अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो अंग है इसका, वो है वार आप जानते ही हैं। तो हम यहाँ पर जो वारों की गणना करेंगे वो सोमवार से करेंगे, यानी सोमवार पहला दिन माना जाए, मंगलवार दूसरा, बुधवार तीसरा, बृहस्पतिवार यानी जिसे गुरुवार भी कह देते हैं उसे चौथा, शुक्रवार पाँचवां, शनिवार छठा और रविवार यानी कि 7वां। इन दिनों का निर्माण किसने किया है? लोग कहते हैं कि यहाँ से ले लिया है हमने, वहाँ से ले लिया है, यूनान से उठा लिया है, कहाँ से उठा लिया, नहीं। इसका जो
वर्णन मिलता है वो शिव पुराण में मिलता है। भगवान ने 7 दिनों का निर्माण किया है भगवान भोलेनाथ ने, और उनका वर्णन वहाँ पर मिलता है, और उनके देवों को भी स्थापित किया है। तो यानी कि किस दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, इस तरीके से। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है वार, तिथि, वार, नक्षत्र। अब एक हम जो सौर कैलेंडर होता है उसकी जो गणना करते हैं हम सुबह से करते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्योदय तक एक दिन माना जाता है। लेकिन चंद्रवर्ष में क्या होता है, इसमें नक्षत्रों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र हैं और 28वां भी है एक नक्षत्र। तो इन 28 नक्षत्रों या 27 और 28 नक्षत्रों के बारे में भी थोड़ी इसमें जानकारी दी जाती है, और इसी को हम नक्षत्र कहते हैं कि कितने से कितने समय तक चंद्रमा एक नक्षत्र में रहता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पर आती है एक राशि, जो हमारी 12 राशियाँ हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारी राशि का नाम क्या है, वही राशियाँ हैं। जिस तरीके से हमारे 12 मास हैं उसी तरीके से 12 राशियाँ भी हैं। अब इनके बारे में धीरे धीरे हम आगे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो हमने अब एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। अब चलिए जब हम उसके बारे में वर्णन करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे आपको। तो हमारा तीसरा जो अंग है कैलेंडर का वो है क्या, नक्षत्र। अब आता है हमारे पास में, अब आता है योग। योग का मतलब है 2 नक्षत्रों के जोड़ने से, यानी जुड़ाव से, यानी योग से, यानी उनका जहाँ पर एक दूसरे के प्रयास का मिलन होता है वो वाला जो स्थान होगा वो योग कहलाता है। करण, 2 नक्षत्रों के बीच का जो स्थान होता है उसे करण कहते हैं। और करण 2 नक्षत्रों के बीच का जो स्थान होता है उसे करण कहते हैं। इस तरीके से हमारे 5 अंग हैं इसमें, और इसीलिए इसे पंचांग कहते हैं। तो पंचांग क्या है, अब कोई आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे। नक्षत्र, तिथि, वार, योग और करण के मेल से जो पुस्तक या जो काल गणना या जो कैलेंडर बनाया गया है उसी को पंचांग कहेंगे। अगर इसमें पंचांग नहीं है तो उसे पंचांग नहीं कह सकते। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो केवल 2 ही चीज़ों को बताता है, दिन और तारीख, तिथि और वार बताता है, इसलिए उसे पंचांग नहीं कहा जा सकता। हमारा पंचांग बहुत बड़ा है, और किस तरीके से हमारे पंचांग की पूजा होती है। और आज का दिन तो इतना विशेष माना जाता है कि जो हमारे घर में, क्योंकि दिन की शुरुआत क्या, विश्व की शुरुआत भी इस दिन से मानी जाती है। आपने देखा होगा अब तक पतझड़ आ चुका होता है, लोग पत्तियां झड़ चुकी होती हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल नग्न हो चुके होते हैं, लेकिन अब इन पर कोपल आने लगती हैं। कोपल का मतलब समझ रहे हो, नए नए पत्ते, लाल लाल कलर के पत्ते आने लगते हैं। और ये होली के बाद से शुरू हो जाता है। होली का महीना जो होता है चंद्र मास के आधार पर वो हमारा लास्ट महीना होता है, 12वां महीना होता है। चैत्र जो है हमारा पहला महीना होता है। तो इस तरीके से हमारे 12 महीने हैं, कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे, लेकिन आगे के एपिसोड में। अभी हम इतना ही बता रहे हैं। और आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर हमें कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आप देखते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा, और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक, साथियों तक ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमारी मेहनत कामयाब हो सके। और हम भारत में रह करके जो भारतीय परंपरा है, जो हमारा पंचांग है, उसी को हम भूल चुके हैं। चलिए इसे हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में बारीकी से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।